पानी की राह हर चीज को जोड़ती है। ये घर है हमारा, जिंदगी से पहले और मौत के बाद भी। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन की नई फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर को। ये फिल्म गाइस ना सिर्फ इंसानी कल्पनाओं की उड़ान है बल्कि विश्व सिनेमा का एक नया अध्याय भी है। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कहानी स्टार्ट होती है उसी पैंडोरा से जहाँ धरती के इंसानों को पहले एक बेशकीमती खनिज की तलाश थी, लेकिन कहानी अब 10 साल आगे आ चुकी है। धरती इंसानों के रहने लायक नहीं बची है और अब उन्हें तलाश है एक ऐसे ग्रह की जहां पर वो अपनी बस्तियां बसा सकें। इसके बाद हमें जैक सैली को दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह से एक नावी बन चुका है, और जैक सैली और नेटेरी का परिवार भी अब बढ़ चुका है। 2 बेटे हैं और एक बेटी है, और एक गोद ली हुई बेटी है। साथ में ही एक इंसानी बच्चा भी है जिसे इंसानों से ज्यादा नावी समुदाय के लोगों के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है। तो जैक सैली और नेटेरी का परिवार एकदम सुखद परिवार था। वो लोग काफी सुखी थे और उनकी फैमिली एक परफेक्ट फैमिली थी। उसके बाद जैक सैली अपने बच्चों को शिकार करना भी सिखाता है। उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, उसके बच्चे भी अब बड़े हो रहे होते हैं। और एक दिन रात के समय में नेटेरी और जैक सैली जब एक जगह पर बैठे हुए बात कर रहे थे, तभी अचानक से जैक की नजर ऊपर आसमान की ओर जाती है और वो देखता है कि कई सारे एलियन शिप उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही वो नीचे आते हैं उनमें से कई सारे रोबोट्स निकलते हैं और वो नीचे उतरते ही तबाही मचाना शुरू कर देते हैं, और वो काफी सारे थे इसलिए जैक सैली उनका सामना नहीं कर पाता है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट जाता है। उसके बाद हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम अवतार को देखते हैं जो कि कई सालों से सो रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे होश आने लगता है और उठते ही वह उत्पात मचाना शुरू कर देता है, जिससे हमें पता चलता है ये आदमी और कोई नहीं बल्कि कर्नल है जिसे 10 साल पहले जैक सैली ने मार दिया था। अब वो फिर से जाग चुका है और पूरी तरह से नावी बन चुका है। साथ ही उसे पुरानी कर्नल की याददाश्त भी वापस आ चुकी हैं और उसका अब एक ही मकसद है, किसी भी हालत में जैक सैली से बदला लेना और उसे मार डालना। इसमें कई सारे मेजर्स और इंसानी लोग भी उसका साथ देते हैं। जिसके बाद कर्नल प्लानिंग करता है कि जिस जगह पर जैक सैली ने उसे मारा था वो लोग उसी जगह पर उसे मारेंगे, और वो लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और छानबीन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी नहीं मिला था। और जिस जगह पर कर्नल के लोग छानबीन कर रहे होते हैं उसी जगह के थोड़ी दूर पास जैक सैली के बच्चे खेल रहे थे और वो जंगल में घूम रहे थे और खेल भी रहे थे। जिसके बाद कर्नल और उसकी टीम उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर जैक सैली ने कर्नल को मारा था। कर्नल उस जगह को बिल्कुल भी नहीं भूला था, उसे एक एक पल याद था। साथ ही हम देख पाते हैं कि जैक सैली के चारों बच्चे कर्नल और उसकी टीम को देख रहे होते हैं। उन्हें कुछ गड़बड़ सा लगता है और इसलिए वो तुरंत जैक सैली को कांटेक्ट करते हैं और सारी बात बता देते हैं। जैक सैली को भी कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए वह उन बच्चों को तुरंत वहां से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन जिससे पहले ही वो बच्चे वहां से भाग जाते वो सभी उन लोगों को बच्चों को बंधक बना लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद में जैक सैली और नेटेरी वहां पहुंच जाते हैं और काफी लड़ाई के बाद वो लोग अपने बच्चों को यहाँ से छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कर्नल ने उस इंसानी बच्चे यानी कि स्पाइडर को पकड़ लिया था और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। स्पाइडर को ले जाने के बाद जैक सैली और नेटेरी काफी दुखी होते हैं क्योंकि भले ही वो उनका बेटा ना हो, वो हमेशा उनके साथ रहता था, इसलिए वो उनके बेटे से भी कम ही नहीं था। इसके बाद मेजर और कर्नल और उनके आदमी स्पाइडर से पूछताछ करना शुरू करते हैं। स्पाइडर को काफी टॉर्चर भी किया जाता है और उसके बाद जैक सैली और इसके पते के बारे में पूछते हैं, लेकिन स्पाइडर इन्हें कुछ भी नहीं बताता है। और इसके बाद कर्नल अकेले ही स्पाइडर से पूछताछ करने जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्पाइडर दरअसल कर्नल का ही बेटा होता है। दूसरी तरफ जैक सैली को बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि कर्नल उसके पीछे पड़ा है, इसलिए वो अपनी सरदारगिरी छोड़ देता है और वो अपने
सरदार गिरी किसी और को सौंप देता है और फिर वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। अब जैक सैली को एक ऐसी जगह की तलाश होती है जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ सुखी से जीवन व्यतीत कर सके। जिसके बाद वो लोग मैट कायना समुदाय के टोनावारी के पास शरण लेने जाते हैं, जो कि दिखने में तो उन्हीं की तरह होते हैं, लेकिन वो काफी तेज भी होते हैं। साथ ही वो लोग समुद्री क्षेत्रों पर निवास करते थे, लेकिन जैक सैली के पूरा परिवार जंगलों में ही निवास करता था, इसलिए वो पानी में तो रह ही नहीं सकते थे। इसके बावजूद जैक सैली उन्हें यहाँ पर शरण देने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर सरदार की पत्नी उससे कहती है कि ये लोग कमजोर हैं, वो हमारे साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम लोग समुद्र के निवासी हैं और तुम लोग जंगलों में रहते हो, तुम लोग हमारे साथ रह ही नहीं सकते, तुम लोगों को हमारे साथ रहने के लिए काफी कुछ सीखना होगा। इसके बाद सरदार और उसकी पत्नी डिसाइड करते हैं कि वो लोग हमारे साथ ही रहेंगे। साथ ही वो अपने बच्चों और कबीले वालों से कहते हैं कि जैक सैली को यहाँ के रहने के तरीके भी सिखाए जाएं। दूसरी तरफ हम कर्नल और उसकी पूरी फौज को देखते हैं। जैक सैली को ढूंढने के लिए जगह जगह के डिपो पर वो उनकी छानबीन करने लगे हुए थे। यहाँ पर जैक सैली और उसका का पूरा परिवार पानी में कैसे रहा जाए ये सीखने में लगे थे और इसी को लेकर वो स्ट्रगल भी कर रहे थे। साथ ही उन्हें पानी के एक जीव को चुनना था और उसे कंट्रोल भी करना था, जिससे उन्हें काफी परेशानी भी हुई थी, लेकिन आखिरकार वो सभी लोग एक एक करके जीव चुन लेते हैं और कंट्रोल भी कर लेते हैं। साथ ही हम यहाँ पर ये देख पाते हैं कि सरदार के बेटे और कबीले वाले लोग जैक सैली की बेटी किटी को छेड़ रहे होते हैं, जो देखकर निटिम और रॉक्स यहाँ आ जाते हैं और उन्हें वार्न करते हैं कि वो ऐसा ना करें, और इसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हो जाता है। और ये बात जैक सैली को पता चलती है तो वो अपने बेटे निटिम और रॉक्स पर खूब चिल्लाता है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग शरण लेने के लिए आए थे, ना कि उन सबसे झगड़ा करने के लिए। और जिस लड़के को उन लोगों ने मारा था वो सरदार का ही बेटा था। इसलिए जैक सैली तुरंत ही उन्हें उन लोगों से माफी मांगने के लिए कहता है। इसलिए रॉक्स उनके पास जाता है और उनसे माफी मांगता है, लेकिन यहाँ पर सरदार का बेटा रॉक्स को माफ तो कर देता है, लेकिन वो उसे अपनी साथ ही शिकार पर ले जाने के लिए बोलता है और रॉक्स को भी उसके साथ जाने के लिए बोलता है। लेकिन अचानक ही वो लोग रॉक्स को चकमा देकर वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक विशालकाय व्हेल आती है, जो कि रॉक्स के ऊपर से अटैक कर देती है। और जब वो रॉक्स को मारने वाली होती है तो तभी एक अचानक से दूसरी विशालकाय और उसके ऊपर आ जाती है और वो दूसरी व्हेल को मार डालती है। अब रॉक्स तो बेहोश हो चुका था, पर जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक विशालकाय व्हेल के ऊपर पाता है, जिसने उसकी जान बचाई थी। वो व्हेल दिखने में तो काफी डेंजर थी और साथ ही साथ यहाँ पर रॉक्स उसे बात भी करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जब रॉक्स उससे बात कर रहा होता है तो वो व्हेल उसकी सारी बातें समझ जाती है, लेकिन रॉक्स उसकी कोई भी बात समझ नहीं पा रहा था। साथ ही साथ वो देखता है कि उसके पंख पर एक बहुत बड़ा तीर भी लगा हुआ था, जिसको वो आसानी से निकाल देता है और फिर वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इस व्हेल को वो टोनकुल कहते हैं। अब रात को काफी देर के बाद रॉक्स जब अपने घर पहुंच जाता है तो यहाँ पर उसके परिवार वाले और कबीले वाले लोग उस पर काफी चिल्लाते हैं, क्योंकि वो टोनकुल के पास गया था। लेकिन यहाँ पर जब वो उन्हें बताता है कि उसका एक पंख कटा हुआ था, तो ये सुनने के बाद कबीले वाले लोग रॉक्स को कहते हैं कि आज के बाद वहाँ कभी मत जाना, क्योंकि वो पाइकान है। दरअसल पाइकान के ऊपर आरोप है कि उसने कई सारे नौबियों को मारा था और वो काफी डेंजर भी होते हैं, इसलिए वो उसे उनसे दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन रॉक्स उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, पाइकान बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तो अब उसका दोस्त भी बन चुका है। लेकिन फिर भी वो लोग उससे दूर रहने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कर्नल अब तटीय क्षेत्रों की तलाशी करने के लिए निकल पड़ा था, जिसमें एक आदमी भी उसका साथ दे रहा था, जो समुद्री क्षेत्रों को काफी अच्छी तरह से जानता है। इसलिए जैक सैली को ढूंढने के लिए
वो अब तटीय क्षेत्रों की तलाश के लिए निकल पड़े थे। उन्हें एक कबीला भी मिलता है, इसलिए वो जब जैक सली के बारे में पूछते हैं तो वो लोग साफ मना कर देते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर कर्नल को ऐसा लग रहा था कि उन्हें सब मालूम है, पर वो बता नहीं रहे हैं। इसलिए कर्नल पूरे के पूरे कबीले में आग लगा देता है। और जब ये बात मोडकाइना के सरदार को पता लगती है तो ये बात वो तुरंत ही जैक सली को बताता है कि कर्नल नजदीक आ चुका है और उसने हमारे समुदाय वाले लोगों से भी पूछताछ करना शुरू कर दिया है और साथ ही उसने कबीले में आग भी लगा दी है। जिसके बाद रॉक्स फिर से पाइकान के पास जाता है और यहाँ पर पाइकान रॉक्स को ऐसे दृश्य दिखाता है जिससे कि रॉक्स को ये बात मालूम चल चुकी थी कि पाइकान कोई कातिल नहीं है, बल्कि वो बहुत ही अच्छा है और हमेशा उसका दोस्त बनकर रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कर्नल और उसके साथ समुद्र में आ चुके थे। वो यहाँ पर टोनकुल को पकड़ने के लिए आए हुए थे। दरअसल टोनकुल के अंदर ऐसी चीज है जिससे कि इंसानों की शक्तियाँ और उनके जीवन को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए वो तुरंत ही समुद्र में आकर ये प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और टोनकुल को पकड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं और वो एक बहुत बड़े टोनकुल को पकड़ते हैं और उसकी जांच करने लग जाते हैं। वो इस टोनकुल के सारे जरूरी अवशेषों को निकाल लेते हैं और उसे समुद्र में छोड़ देते हैं और जिसके बाद ये बात कबीले वालों को पता चलती है तो वो लोग आग बबूला हो जाते हैं और उन्हें काफी दुख भी होता है क्योंकि ये उनके साथ के ही जीव थे। जो कर्नल ने किया इसके लिए कबीले वाले भड़क उठते हैं और वो लोग जंग पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जैक सली उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हम लोगों के पास हथियार नहीं है और उन लोगों के पास कई सारे टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं जो इस जंग को आसानी से खत्म कर सकते हैं। हमारे लिए अभी ये जंग इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे लिए टोनकुल इम्पोर्टेंट है। हमें उन्हें किस तरह से बचाना चाहिए, हमें बस इसी बारे में सोचना है। तभी ये बात रॉक्स को पता चलती है तो उसे ये लगता है कि टोनकुल की जान अगर खतरे में है तो जरूर पाइकान की भी जान खतरे में होगी। इसलिए वो तुरंत पाइकान के पास चला जाता है, लेकिन उसके साथी और उसके भाई उसे काफी रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद रॉक्स पाइकान के पास पहुंच जाता है। उसे भी एक बड़ा सा तीर लगा हुआ था जिसे कि वो लोग निकालने में लग जाते हैं। साथ ही वो लोग देखते हैं कि कर्नल और उसके साथी उनके नजदीक आने लगते हैं। इसलिए रॉक्स जल्दी ही अपने पिता जैक सली को कांटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि कर्नल और उसके शिप हमारे ही तरफ आ रही है, जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पर होगी। तो जैक सली सबसे पहले ये बात सरदार को बताता है और वो अपनी पूरी की पूरी फौज लेकर समुद्री तट की तरफ आने लगते हैं। और साथ ही कर्नल ने ये देख लिया था कि जैक सली के बच्चे समुद्र में अकेले हैं, इसलिए वो उनके पीछे एक बड़ी टुकड़ी छोड़ देता है और यहाँ पर वो लोग उसके बच्चों को पकड़ने में कामयाब होते हैं। और कर्नल जैक सली से कहता है कि अगर वो अपने बच्चों को जिंदा चाहता है तो वो उसके पास अकेला ही आए। अब क्योंकि जैक सली के पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो अकेले ही उसके पास जाने लगता है। और जब जैक सली कर्नल के पास जा ही रहा होता है कि हम तभी पाइकान को देखते हैं जो कि शिप के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ के कई सारे लोगों को वो अकेला ही मार गिराता है। इसी का फायदा उठाकर जैक सली और उसकी फौज शिप के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद जैक सली अपने बच्चों को यहाँ से बचाकर ले जाने लगता है। लेकिन रॉक्स और निटिम कहते हैं कि उन्हें स्पाइडर को भी बचाना है जो कि शिप के अंदर मौजूद है, इसलिए वो लोग शिप के अंदर स्पाइडर को बचाने जाने लगते हैं। आगे जाने के बाद वो स्पाइडर को भी आसानी से बचा लेते हैं, लेकिन इसी झड़प में निटिम को गोली लग जाती है और वो काफी जख्मी भी हो जाता है, जिसके बाद उसे अपनी फैमिली के पास लाया जाता है जहाँ पर कि उसका अंतिम वक्त था और वो अपनी फैमिली के साथ ही अपनी अंतिम सांस लेता है। उसे ऐसा मरता देखकर नेटेरी और जैक सली का दिमाग खराब हो जाता है और वो उससे बदला लेने का डिसाइड करते हैं और वो तुरंत शिप में जाते हैं और जहाँ पर किटी कर्नल द्वारा अभी भी बंधक थे। अब नेटेरी और जैक सली शिप पर पहुँचते हैं और उन सभी लोगों को खूंखार तरीके से चुन चुन कर मारने लगते हैं
और काफी लड़ाई झगड़े के बाद जैक ने अपनी बेटी किटी को बचा लिया था। जब आखिर में वो जा रहे होते हैं तब कर्नल उन्हें उकसाता है कि यहाँ से बचकर चले तो जाओगे, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर कर्नल और जैक के बीच भी काफी जमकर लड़ाई होती है और साथ ही ये शिप भी अब जल्द ही डूबने वाली होती है, क्योंकि इस शिप के अंदर बहुत ही तेजी से पानी भर रहा था। और फिर आखिरी में जैक कर्नल को मार गिराता है और यहाँ पर नेटेरी और उसके बच्चे पानी से बचने के लिए स्ट्रगल भी कर रहे नजर आते हैं, लेकिन आखिरी में जैक की पूरी फैमिली बच जाती है। साथ ही हम ये देखते हैं कि स्पाइडर ने अपने पिता कर्नल को भी बचा लिया था और उसे किनारे पर ले गया था, जिसके बाद स्पाइडर वापस चला जाता है क्योंकि उसको अपने पिता के साथ नहीं रहना था बल्कि जैक और उसकी फैमिली के साथ रहना था। आखिर में हम देखते हैं कि कबीले वाले लोग और जैक की पूरी फैमिली निटिम को श्रद्धांजलि देते हैं और उसे पानी के अंदर दफनाते हैं, जहां पर कबीले वाले लोगों के पूर्वजों को दफनाया जाता था। और जैक सरदार से कहता है कि वो नहीं चाहता कि उनकी वजह से उन पर कोई भी मुसीबत आए, इसलिए वो उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सरदार उससे कहता है कि अब ये कबीला उसका भी है, क्योंकि नेटिम अब उसके पूर्वजों के पास चला गया है। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।